दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य सामान्य ज्ञान अथवा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम परीक्षा पैटर्न के अनुरूप कुल 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता और नेट जेआरएफ परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट संख्या 17। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक है गुणात्मक शोध प्रतिमान प्रतिभागियों के दृष्टिकोण पर बल देता है और इंद्रियानुभविक आगमनात्मक उपागम का प्रयोग करता है, तो ये कथन आपका सही है। और कथन दो है कि एक ही शोध परियोजना में गुणात्मक और मात्रात्मक शोध प्रतिमान दोनों का प्रयोग न तो संभव है और न ही वांछनीय है, तो ये कथन आपका सही नहीं है। तो ऑप्शन के आधार पर देखिए दोस्तों, इसमें कथन एक सही है लेकिन कथन दो आपका सही नहीं है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों जो क्वालिटेटिव रिसर्च होता है यानी गुणात्मक शोध, इस प्रतिमान में प्रतिभागियों के दृष्टिकोण पर बल होता है और इंद्रियानुभविक आगमनात्मक उपागम का प्रयोग किया जाता है। और गुणात्मक शोध का उद्देश्य मानवीय व्यवहार और ऐसे व्यवहार को शामिल करने वाले कार्य को गहराई से समझना होता है। लेकिन दोस्तों कथन दो इसलिए गलत है क्योंकि यह शोध परियोजना में गुणात्मक और मात्रात्मक शोध प्रतिमान दोनों का प्रयोग संभव है और वांछनीय भी। तो कथन एक आपका सही है, कथन दो सही नहीं है। अगला प्रश्न है प्रवर्तमान यानी चालू शिक्षण अधिगम सत्रों के दौरान कौन सी आकलन प्रक्रिया अपनाई जाती है। ऑप्शन है आपके संकलनात्मक, निर्माणात्मक, मानक संदर्भित या निष्कर्ष संदर्भित। तो सही उत्तर है दोस्तों प्रवर्तमान या चालू शिक्षण, जिसको इन प्रोग्रेस टीचिंग लर्निंग सेशन कहा जाता है, इसके दौरान फॉर्मेटिव या निर्माणात्मक जो है प्रक्रिया, आकलन प्रक्रिया अपनाई जाती है। और निर्माणात्मक आकलन से आशय वातावरण के दौरान विद्यार्थी को उसकी कमियों और शक्तियों से अवगत कराना है और समय रहते उसमें सुधार करना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब परिभाषा का उद्देश्य उपयोग को स्पष्ट करना या अस्पष्टता अथवा संशय दूर करना होता है, तो ऐसी परिभाषा क्या कही जाती है। ऑप्शन देखिए अनुबंधात्मक, सैद्धांतिक, शाब्दिक या प्रत्ययकारी। तो सही उत्तर है दोस्तों शाब्दिक परिभाषा। जब परिभाषा का उद्देश्य जो है उपयोग को स्पष्ट करना या अस्पष्टता अथवा संशय दूर करना होता है, तो ऐसी परिभाषा शाब्दिक परिभाषा या लेक्सिकल डिफिनेशन कही जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक अच्छा शिक्षक वह है जो देखिए जो उपयोगी सूचनाएं देता हो, संकल्पनाओं और सिद्धांतों को स्पष्ट करता हो, विद्यार्थियों को मुद्रित नोट्स देता हो या छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता हो। तो दोस्तों एक अच्छा शिक्षक वही है जो छात्रों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है। और वर्तमान समय में शिक्षण का नवीन दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि शिक्षक अब छात्रों के मित्र, पथ प्रदर्शक और भाई के रूप में है। अगला प्रश्न देखिए कंप्यूटर साइंस से है, 1 गीगाबाइट कितने के बराबर होता है। तो आप जानते हैं 1 गीगाबाइट या जिसको हम 1 जीबी कहते हैं, ये 1024 MB के बराबर होता है। तो दोस्तों गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है और किसी भी कंप्यूटर की क्षमता को नापने के लिए बाइट्स को इकाई माना जाता है। जैसे सबसे छोटा बाइट होता है, उसके बाद उससे बड़ा किलोबाइट, फिर उससे बड़ा मेगाबाइट और फिर गीगाबाइट, टेराबाइट और पेटाबाइट तक होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों वास्तविक मेमोरी है, वास्तविक मेमोरी क्या है। तो दोस्तों वास्तविक मेमोरी या वर्चुअल मेमोरी अति विस्तृत मुख्य मेमोरी का भ्रम यानी इल्यूजन ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज मेन मेमोरी होता है। तो अति विस्तृत मुख्य मेमोरी का भ्रम होता है वास्तविक मेमोरी। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न जो है बहुत ही आसान है, www से क्या तात्पर्य है आपका। तो www दोस्तों शार्ट में जो लिखा जाता है स्मॉल लेटर में, ये इसका अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब।
तो ये वर्ल्ड वाइड वेब है, इसका आविष्कार टिम बर्नर्स ली और रॉबर्ट कैलियो ने किया था और ये बहुत बड़ा नेटवर्क है जहां हाइपर टेक्स्ट फाइल और वेब पेज आपस में जुड़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संप्रेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रमानुसार सही है? तो दोस्तों संप्रेषण प्रक्रिया में जो चरण होते हैं उसमें सबसे पहले संप्रेषक होता है यानी संदेश भेजने वाला, उसके बाद संदेश होता है, उसके लिए कोई मीडियम या माध्यम की आवश्यकता होती है, फिर रिसीवर होता है, उसके बाद प्रभाव या फीडबैक होता है। तो ये जो है संप्रेषण प्रक्रिया के या कम्युनिकेशन प्रक्रिया में चरण जो हैं दोस्तों, इसमें क्या होता है, संप्रेषक यानी जो संदेश प्रसारित करता है भेजने वाला, संदेश होता है, माध्यम होता है, प्राप्तकर्ता होता है और प्रभाव या फीडबैक होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये संप्रेषण प्रक्रिया के विभिन्न चरण हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? आपको बताना है। ऑप्शन है पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल या शुक्र। ये 4 ग्रह हैं, इनमें से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो ये है बृहस्पति। दोस्तों देखिए, बृहस्पति ग्रह जो है सबसे अधिक समय लेता है, जो विकल्प दिए गए हैं, लेकिन जो सौरमंडल के हमारे 8 ग्रह हैं उसमें वरुण सबसे अधिक समय लेता है, जो कि 164.81 वर्ष में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। लेकिन यहाँ पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल और शुक्र में सबसे ज़्यादा समय बृहस्पति लेता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, महाकाली संधि भारत और किस देश के मध्य है? आपको बताना है। पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश या श्रीलंका। तो सही उत्तर है महाकाली संधि भारत और नेपाल के मध्य कब? 1996 यानी 1996 में हस्ताक्षरित हुई थी और इस संधि के द्वारा महाकाली अथवा शारदा नदी के जल का उपयोग सीमा निर्धारित इसका किया गया है और इस संधि के क्षेत्र में शारदा बैराज, टनकपुर बैराज और जो प्रस्तावित पंचेश्वर परियोजना इसके अंतर्गत शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित दर्रों में से कौन उत्तराखंड में अवस्थित है? जेलेपला, लिपुलेख, नाथुला या सिपकीला। तो सही उत्तर है दोस्तों लिपुलेख दर्रा, ये आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है, पिथौरागढ़ जिले में, और इस दर्रे का उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए किया जाता है। नाथुला और जेलेपला, देखिए नाथुला और जेलेपला ये आपके सिक्किम में है और सिपकीला हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? आपको बताना है। ऑप्शन है क्षिप्रा, काली सिंध, बेतवा और पार्वती। तो सही उत्तर है दोस्तों बेतवा नदी। बेतवा नदी मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत श्रृंखला से समुद्र तल से 576 मीटर की ऊंचाई से रायसेन जिले से निकलती है और ये उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी में मिलती हैं, जबकि क्षिप्रा, काली सिंध और पार्वती नदियां ये चंबल से मिलती हैं। बेतवा नदी यमुना से मिलती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र इसमें से कौन सा है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है आपके दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जलमंडल, जीवोम, स्थल मंडल या जैव मंडल। तो दोस्तों इसमें देखिए जैव मंडल या बायोस्फीयर जो है, इसमें मिट्टी, सैल, जल और वायु से बनी जो है ये बड़ा क्षेत्र होता है जो पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण मंडल के रूप में व्याप्त है और इसके साथ जीवित लिविंग ऑर्गेनिज्म शामिल हैं और ये मंडल जीवों का भरण पोषण करता है और इस तरह से जैव मंडल एक आधारभूत ग्रहीय तंत्र होता है जिसके जैविक और अजैविक 2 संगठक होते हैं और दोस्तों इसमें पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र जैव मंडल हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? इसमें ऑप्शन है आपके वन, तालाब, घासी या शुष्क स्थल। तो सही उत्तर है दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीव भार के रेखाचित्र निरूपण को जीव भार का पिरामिड कहते हैं और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड सीधा होता है, लेकिन जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जैसे तालाब में जीव भार का पिरामिड उलट जाता है। तो यहाँ पर ये है दोस्तों, देखिए तालाब का पिरामिड जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है इसमें जीव भार का पिरामिड आपका उल्टा हो जाएगा।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? भीतरकनिका, सुंदरवन, गहीरमाथा या मन्नार की खाड़ी? तो सही उत्तर है मन्नार की खाड़ी। दोस्तों, मन्नार की खाड़ी जो है ये सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है, ये तमिलनाडु में स्थित है और इसकी स्थापना देख लीजिए 1986 में मन्नार की खाड़ी जो हमारा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है उसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? ऑप्शन है आपके 547, 545, 552 या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, लोकसभा जनता का सदन होता है और यहाँ के सदस्य या लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इसके सदस्यों की संख्या दोस्तों पहले क्या था, 552 हो सकती थी। 552 इसलिए कि इसमें 530 राज्यों से, 20 संघ राज्यों से और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय से हो सकते थे। लेकिन 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभा में आप जानते हैं आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व समाप्त कर दिया गया है। तो अब अधिकतम संख्या 530 और 20 यानी 550 हो सकती है। याद रखिएगा, इसमें ऑप्शन में कोई नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन आप जान लीजिए कि लोकसभा में जो सदस्यों की संख्या अधिकतम 550 हो सकती है। अगला प्रश्न है कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो ये एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता। दोस्तों, एडवोकेट जनरल राज्य सरकार का प्रमुख या उच्चस्थ विधि अधिकारी होता है और प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है और वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है। और केंद्र सरकार में आप जानते हैं अटॉर्नी जनरल होता है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना किसका विषय है? राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची या किसी में निर्दिष्ट नहीं है। तो दोस्तों, भारत के संविधान के अंतर्गत जो इकोनॉमिक प्लान है या आर्थिक योजना है ये समवर्ती सूची का विषय है। तो समवर्ती सूची के प्रविष्टि संख्या 20 पर आर्थिक आयोजना का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? आपको बताना है प्रत्यक्ष, राज्यसभा के सदस्यों, लोकसभा के सदस्यों या अप्रत्यक्ष मतदान से। तो दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव आप जानते हैं एक निर्वाचक मंडल के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है और ये मतदान अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। और एक प्रश्न और यहाँ से बन सकता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होता है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल बनता है इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, अनात्मवाद सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? सांख्य, वेदांत, बौद्ध या जैन दर्शन? तो सही उत्तर है दोस्तों बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन में आत्मा की मान्यता नहीं है और ये अनात्मवादी सिद्धांत है। दोस्तों, इसको नैरात्मवाद भी कहा जाता है और अनात्मवाद का सिद्धांत केवल आत्मा पर लागू होता है, लेकिन इससे आत्मा और भौतिक जगत दोनों की व्याख्या होती है। जब गौतम बुद्ध सर्वम अनात्मकम कहते हैं तो इसका अर्थ है किसी नित्य चेतन या जड़ तत्व का अस्तित्व नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग कौन सा है? तो नालंदा के एक विख्यात बौद्ध पीठ और विश्वविद्यालय के रूप में बिहार के राजगीर के निकट स्थित था और 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था। कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान किया और बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त और बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने इस विहार को दान दिए थे। तो ये गुप्त शासकों के शासनकाल में दोस्तों ये नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, किस विचारक का कथन है कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है, यानी अच्छा शासन स्वशासन का विकल्प नहीं हो सकता है? तो
तो ये देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती विदेशी दासता को अभिशाप मानते थे और स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र के हिमायती थे। उनके आर्थिक विचारों में स्वदेशी का विशेष महत्व था और राजनीतिक क्षेत्र में वे कहते थे कि बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। तो अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है, स्वामी दयानंद सरस्वती का कथन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 पेरिस सही सुमेलित है। शीतकालीन ओलंपिक 2022 बीजिंग सही सुमेलित है। एशियाई खेल 2026 नागोया सही सुमेलित है। और आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 न्यूजीलैंड ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि इसका आयोजन जो है भारत में प्रस्तावित है। ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो सर एंड्रयूज हेंडरसन लीथ फ्रेजर। दोस्तों, सर एंड्रयूज फ्रेजर जो है ये बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था और 1903 से 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में इन्होंने सेवाएं दी थी और बंगाल विभाजन की योजना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगला प्रश्न स्वतंत्रता आंदोलन से ही संबंधित है। एक बुक है इंडियन अनरेस्ट, पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सही उत्तर है वेलेंटाइन सिरोल की कृति है इंडियन अनरेस्ट और इसने ही बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा और तिलक ने इस पर मानहानि का मुकदमा दायर किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत में किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो दोस्तों, केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा अप्रैल 1985 से प्रारंभ व्यापक फसल बीमा योजना की जगह रबी मौसम 1999-2000 से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना शुरू की गई। तो ये देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 1999-2000 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना शुरू की गई और इस योजना का मुख्य उद्देश्य सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, चक्रवात, आग, कीट, बीमारियों और प्राकृतिक आपदाओं से फसलों की क्षति से कृषकों को संरक्षण देना। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसान क्रेडिट कार्ड योजना जिसको हम केसीसी कहते हैं, इसका प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? तो सही उत्तर है किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998-99 में शुरू की गई थी और इस योजना का उद्देश्य बैंकिंग व्यवस्था से किसानों को समुचित और यथा समय सरल और आसान तरीके से आर्थिक सहायता दिलाना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत सरकार द्वारा व्यापक राष्ट्रीय हाइड्रोजन एनर्जी मिशन का प्रारंभ कब किया जाना प्रस्तावित है? तो सही उत्तर है भारत सरकार द्वारा एक व्यापक राष्ट्रीय हाइड्रोजन एनर्जी मिशन का प्रारंभ 2021-22 से किया जाना प्रस्तावित है दोस्तों। और दोस्तों, केंद्रीय बजट में इस मिशन को प्रारंभ करने का उल्लेख किया गया है। तो ये वर्ष है राष्ट्रीय हाइड्रोजन एनर्जी मिशन का प्रारंभ इसी वित्तीय वर्ष 2021-22 से किए जाने का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, 3 से 27 मार्च 2021 के मध्य अल धफरा एयरबेस संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित वार्षिक बहुराष्ट्रीय युद्धक अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 में पहली बार कौन भाग लेगा? तो सही उत्तर है दोस्तों 3 से 27 मार्च 2021 में अल धफरा एयरबेस में जो वार्षिक बहुराष्ट्रीय युद्धक अभ्यास में भारतीय वायुसेना भी पहली बार भाग ली है और इस अभ्यास में संयुक्त अरब अमीरात, यूएसए, फ्रांस, अरब, दक्षिण कोरिया और बहरीन पहले से शामिल हैं। अगला प्रश्न और इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है आपको बताना है। तो सही उत्तर है न्यायमूर्ति हिमा कोहली। दोस्तों, न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने 7 जनवरी 2021 को तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है और वर्तमान में देखा जाए तो 25 उच्च न्यायालय हैं। 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थापित किया गया है। तो दोस्तों, तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हिमा कोहली हैं।
तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने परीक्षा पैटर्न के अनुरूप कुल 30 प्रश्नों को सॉल्व किया। दोस्तों, ये प्रश्न पत्र या ये जो प्रैक्टिस सेट हमने सॉल्व किया, ये असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के साथ साथ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता और नेट जेआरएफ परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विस को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।